जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है भाई सबको? अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। किसी को आवाज़ आ रही है या किसी को भी नहीं आ रही गुड इवनिंग सर। आ आ रही है रही है। गुड इवनिंग सर, आ रही है सर आवाज़। है? शुभम क्या करते हैं भाई? सर मैं ग्लोबल एक्सपर्ट्स में टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर हूँ। अच्छा, मेरे से पहले पढ़ चुके हैं कभी? नहीं सर। फर्स्ट टाइम लॉग इन किया है? जी। किसने रेफरेंस दिया? सर मुझे आपके बारे में पता था, मतलब आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। अच्छा। और मैंने बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था, बट हमारी टाइमिंग्स मैच नहीं हो रही थी, अच्छा। क्योंकि मेरे शिफ्ट टाइमिंग्स थोड़े से ऑड है इस वजह से। तो अच्छा। नाउ आई गॉट द चांस। सैयद जीशान इजहार साहब कौन है भाई? जी सर। आप कहाँ से लॉग इन किया आपने? सर मैं गुड़गांव में रहता हूँ सर। मैं टेक महिंद्रा में जॉब करता हूँ। अच्छा, CCNA NP कर चुके हैं? सीसीएनए में कर चुका हूँ सर। CCNA कर चुके हैं। शुभम आप भी CCNA कर चुके हैं? जी सर। संदीप भारद्वाज साहब कौन है? जी जी सर, मैं हूँ। हम्म। सर डोमेस्टिक कंपनी सीसीएस कंप्यूटर में जॉब करता हूँ, सिस्टम इंटीग्रेशन कंपनी है। अच्छा। उसमें मैं सिस्टम साइड से हूँ, लेकिन अच्छा, नेटवर्क साइड से अब आना है मुझे, तो नेटवर्क साइड मतलब सीखना। CCNA किया है कि नहीं किया है? हाँ, सीसीएन किया, बहुत पहले किया था। बहुत पहले किया था, ठीक है। और जी। राहुल मिश्रा कौन है भाई? राहुल मिश्रा, आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ सर, आवाज़ आ रही है सर। कहाँ जॉब सर करते मैं हैं? विप्रो में जॉब करता हूँ सर। अच्छा। ये ग्रेटर नोएडा जो है मेरा ऑफिस है। हम्म। और सर मैं यहाँ पे बहुत पहले मैं सीसीएनपी कर रहा था सर आपके यहाँ। अच्छा, हाँ कब जी सर। कब किया था CCNA? सर तकरीबन 2019 के करीब में सर। 2019, कोविड में? कोविड के ड्यूरेशन में, कोविड के बाद? उसके उसके पहले सर, ये जहाँ पे सेक्टर 15 में जो ये अच्छा था ना, अच्छा। यहाँ पे एनसीपी आपका। अच्छा अच्छा। यहाँ पे सर मैंने ज्वाइन करा था। अच्छा, हाँ दोबारा ओपन करेंगे तो देखते हैं, 2-4 महीने के बाद नोएडा में अभी ओपन करेंगे। ओके सर। CR से कौन लॉगिन है भाई? नाम पूरा लिख लें, CR से कोई लॉगिन है? हाँ सर। क्या नाम है आपका? अब चेतन सर, चेतन राठौड़। क्या करते हैं? सर मेरा जॉब चल रहा है सपोर्ट में, आईटी नेटवर्क सपोर्ट में। अच्छा, CCNA कर चुके हैं? हाँ सर, सीसीएनए कर चुका हूँ मैं। ठीक है जी, चलिए, अच्छी बात है। मेरा प्रोफाइल आपके सामने है सबके। जामिया से मैंने भी कम्युनिकेशन किया डिग्री। उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया है, जो कि इसमें एक जामिया हमदर्द भी है, जिसमें गेस्ट फैकल्टी के तौर पे मैंने पढ़ाया हुआ है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर भी रहा हूँ मैं। बाकी लार सेंटर वो है, विजन टेलीकॉम है, पुरानी कंपनीज होती थी, इनमें भी वर्कआउट किया है। ये टेक्निकल स्किल्स हैं जो आपके सामने हैं, और कुछ ये एक्स्ट्रा स्किल हैं जो कि एज ए ऑथर के तौर पे हैं। तो CCNA कर चुके हैं, और पोलो ऑल्टो करना है, तो पोलो ऑल्टो में हमने क्या क्या पढ़ना है उसका ज़रा डिस्कशन कर लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों कि वो समझ से परे हों। तो फिर रिक्वेस्ट ये कि पहले NP खुद से करें, या कहीं से भी करें, या हमसे करें, क्योंकि फॉलो उल्टो करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला डिस्कशन जो हम करेंगे वो एक टॉपिक का होगा जिसका नाम है फिलोलॉजी। तो ये फिलोलॉजिक है, जिसको अंडरस्टैंड करने में तकरीबन
2 आवर्स की ज़रूरत है, 2 घंटे की हम ज़रूरत होगी। तो जब कभी भी कोई भी इनिशियल पैकेट पॉलो ऑल्टो में एंटर करता है और वो एग्जिट करता है, तो ये सारे प्रोसेस, इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी प्री पॉलिसी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी प्रोसेसिंग, ये सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो ये डिस्कशन किया जाएगा फ्लो लॉजिक के अंडर में। उसके बाद इसका एक मॉडल है SP3, सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग, क्या करता है उसके बारे में डिस्कशन होगा। फिर यहाँ पर कैसे पालो ऑल्टो को GUI के थ्रू और CLI के थ्रू एक्सेस किया जाए। थर्ड और फोर्थ जो पार्ट है, इसको हम इस ऑर्डर में नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे पार्ट हैं कि पहले आपको पालो ऑल्टो पे वर्क करना आ जाना चाहिए, तो हम मल्टीपल एडमिन बना सकते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट तरह के रोल्स दे सकते हैं। तो इसको करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम पालो ऑल्टो के जो इंटरफेस हैं उनकी तरफ मूव करेंगे। CCNA के अंदर तो ये नहीं पढ़ाया जाता, जो टैप वाला फंडामेंटल है, बट कुछ लोगों ने अगर सेल्फ स्टडी किया हो तो स्विच के अंदर एक टॉपिक होता है, स्विच के अंदर एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं स्पैन। किसी ने स्पैन का नाम सुना है? SPAN। जी जी सर, ये इसको पैकेट मतलब जो इस पर आता है उसको एक पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन पे भी सेंड करता है सब। जी जी, यह इसका दूसरा नाम है पोर्ट मिररिंग, MIRRORING, मिररिंग। तो जो चीज़ें हमने CCNA CCNP में पढ़ी हैं, तकरीबन वही चीज़ें हैं, उनके प्लेटफॉर्म चेंज हैं, उनके मोड चेंज हैं, उनके हार्डवेयर चेंज हैं, बट वो कहीं ना कहीं वहाँ से मैप करती हैं। तो टैप जो पालो ऑल्टो का जो इंटरफेस है, हमारा कोई रनिंग नेटवर्क चल रहा हो, फॉर एग्जांपल ये इंटरनेट हो, यहाँ पे ये राउटर लगा हुआ है, यहाँ पे ये फायरवॉल लगा हुआ है, और वहाँ पे नीचे स्विचिंग लगी हुई है, और वहाँ पे मल्टीपल PCs लगे हुए हैं, किसी का रनिंग नेटवर्क है और ट्रैफिक जा रहा है और आ रहा है। हम ये शो कराना चाहते हैं उस पार्टी को कि हमारा जो पालो अल्टो है वो आपके इस फायरवॉल से बेटर है, या इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो हम इस पालो अल्टो के किसी इंटरफेस को इस स्विच के यहाँ पर लगा देंगे। तो ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट को हम टैप मोड में रखते हैं। बाय डिफॉल्ट पालो ऑल्टो का जो पोर्ट होते हैं, ऑल पोर्ट, जैसे स्विच के ऑल पोर्ट्स ऑफ द स्विच बिलोंग्स टू VLAN 1 होता है, बाय डिफॉल्ट ऑल द पोर्ट्स ऑफ द स्विच बिलोंग्स टू VLAN होता है। ऐसे ही इन केस ऑफ द पालो ऑल्टो, ऑल पोर्ट्स ऑफ द पालो ऑल्टो बिलोंग्स टू टैप मोड, यानी मॉनिटर मोड में पड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट अब स्विचिंग का है कि वो जो है कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है या इधर जा रही है, यहाँ जा रही है या इधर आ रही है, इनकी इंफॉर्मेशंस को इस वाले पोर्ट पे कॉपी करना जो है पालो ऑल्टो का काम नहीं है। पालो ऑल्टो का काम तो एज एक टूल की तरह यूज किया जा रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो पैकेट कैप्चरिंग टूल की तरह काम कर रहा है, कि जो इंफॉर्मेशन आएगी यहाँ भेज देगा और ये पैकेट को कैप्चर करता है, और ये कैप्चर कर सकता है कि क्या क्या जा रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा है। तो ये टैप मोड हुआ। लेयर 2 डिप्लॉयमेंट क्या कर सकते हैं पालो ऑल्टो में, जैसे स्विचिंग के अंदर, जैसे स्विच के अंदर हमारे मल्टीपल जो पोर्ट्स हैं, उनके अंदर अगर हम मल्टीपल मशीन्स लगा दें और इन मशीनों की IP एड्रेस यूनिक हो, इन मशीनों का IP एड्रेस यूनिक हो, .1 .2 .3, और इनकी नेटवर्क ID क्या हो, सेम हो। इसका मैक एड्रेस A हो, इसका मैक एड्रेस लेट से BBB हो, इसका मैक एड्रेस CCC हो। तो क्या ये मशीन आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं स्विच में? ये तीनों चीजें अगर कॉमन हो जाएं तो हाँ जी, कर सकते हैं।
कर सकती हैं। तो ऐसे ही अगर मान लो कि अब ये पॉलो स्विच नहीं है, इसको पॉलो ऑल्टो मान लीजिए, तो पॉलो ऑल्टो के इंटरफेस को हम लेयर 2 मोड के अंदर यूज कर सकते हैं और ऐसे ट्रीट कर सकते हैं जैसे कि वो स्विच है। तो इसका मतलब ये मैक टेबल बनाएगा पॉलो ऑल्टो, उसके अंदर हमें पोर्ट भी नजर आएंगे, उसके हमें मैक एड्रेस भी नजर आएंगे, उसमें हमें वीलांस भी नजर आएंगे। तीसरा जो मोड है पॉलो ऑल्टो को डिप्लॉय करने का, वो लेयर 3 है। जैसे कि जनरली आप राउटर पे आईपी एड्रेस डालते हैं, इसमें भी आप आईपी एड्रेस डालेंगे, लेकिन इस पे जब आईपी एड्रेस डालेंगे तो इसके अंदर बहुत कुछ करना पड़ता है, वो जाएंगे जब देखेंगे क्या करना पड़ता है। तो लेयर 3 मोड में भी हम यूज कर सकते हैं। ये एक नया मोड है ये। सॉरी टू जी जी बोलें, जी कुछ कह रहे हैं। करें, हम्म। L2 मोड में हम फायरवॉल को क्यों डिप्लॉय करेंगे? भाई ऐसा है कि आपके घर में अगर एक ही बंदा है तो सारे ही काम कर लेता है, और अगर मैं कोठी वाला हूँ तो मैं तो फिर झाड़ू नहीं लगाऊंगा। मैं जी, ना मैं खाना बनाऊंगा, खाना बनाने के लिए भी लोग अलग रख लूंगा। अगर एक छोटी सी कंपनी है तो सारे फीचर्स ले सकती है इसके। बाकी तो आप प्रैक्टिकल सिनारियो में देखेंगे साहब कि डीएनएस सर्वर भी अलग से बनता है, डीएससीपी सर्वर भी अलग से बनता है, राउटर अलग से लगा होता है, बट ये सारे काम के एक डिवाइस कर लेती है कि नहीं कर लेती है? जी भाई। हाँ कर लेते हैं। तो बस वही किया जा रहा है कि आप उसका यूज क्या करना चाहते हैं। जी। ठीक है, अब आपके जितने लोग क्लास में शादी वादी हो गई है किसी की नहीं हो गई है? हाँ हम जी। मैरिड है। तो जब मैरिड हैं तो मल्टीपल रोल तो आप निभा रहे हैं, किसी भाई का भी जी। निभा रहे होंगे, किसी अब्बा का भी रोल निभा रहे होंगे, मैनेजर का भी और टीम लीड का भी। हाँ जी। लेकिन हर एक का इंटरफेस अलग है। ऑफिस में टीम लीड हो सकते हैं लेकिन घर में टीम लीड नहीं हुए, घर में टीम लीड बीवी बन जाएगी आपकी, है हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। तो ऐसा ही है बस। और यहाँ तो फीचर बताया जा रहा है किस इंटरफेस को फिच किस मोड में यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ये ना करें। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में गोल्ड रखा हो तो उसकी सिक्योरिटी आप अच्छी कर सकते हो या बाहर से चौकीदार लाके उससे अच्छी करवा सकते हो? बहुत बेहतर कर सकते तो हैं। डंडा लेके खड़े हो जाओ वहां पे, एक काम कर लो फिर, जहाँ तिजोरी हो वहाँ डंडा लेके बंदूक लेके खड़े रहो, फिर कमाएगा कौन और खाएगा कौन? नहीं नहीं, मतलब वो नहीं, वही तो कहा जा रहा है कि देखना ही पड़ेगा कि किस पोजीशन पे हो, क्या काम करना है। अब आपके करोड़ों के मालिक हो, अरबों के मालिक हो, कंपनी भी चल रही है और डंडा लेके तिजोरी पे खड़े रहो बंदूक लेके, तो फिर तो कंपनी तो बंद हो जाएगी 2-4 दिन में। तो हर एक का एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है भाई, सिक्योरिटी वाले सिक्योरिटी देखेंगे, राउटिंग वाले राउटिंग देखेंगे, बाकी सारे काम तो हम खुद भी कर सकते हैं। वर्चुअल जो वायर है, ये वो लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं जिन्होंने एमपीएलएस पढ़ा है, और एमपीएलएस में एडवांस एमपीएलएस होता है और उसमें एटॉम होता है, एनी ट्रांसपोर्ट ओवर एमपीएलएस। किसी ने पढ़ा है? हम्म। नहीं सर, नहीं पढ़ा है। इसमें क्या नहीं होता सर। था, इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता था कि ये जो क्लाउड है, जो कि एमपीएलएस क्लाउड है, इस क्लाउड में ये जो राउटर है पी प्रोवाइडर एज जो राउटर है, इससे सी कनेक्टेड होते थे कस्टमर एज राउटर। कस्टमर एज राउटर वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, एक स्टेट में हो, कंट्री में हो, अलग अलग हो। तो ये आईपी, यहाँ तो हम आईपी डालेंगे, ये तो कस्टमर का है, इस पे प्राइवेट आईपी एड्रेस पड़ता था 192.168.1.1 और 1.2 इसी ही सबनेट का, ये चाहे वर्ल्ड में कहीं पे भी कनेक्टेड हो, इसी सबनेट का। और ये जो इंटरफेसेस होते थे, ये इंटरफेसेस होते थे नॉन आईपी, यानी आईएसपी से नॉन आईपी इंटरफेस लेते थे। और यहाँ पर एमपीएलएस में ओएसपीएफ प्रोटोकॉल चलता था, और वो क्या करता था कि इस इंटरफेस में एक टनल बनती थी, और उस टनल की कनेक्टिविटी यहाँ से होके और इस तरीके से यहाँ से जाया करती थी। तो ये वाली डिवाइस और ये वाली डिवाइस की ये जो इंटरफेस थे, ये
नॉन आईपी हैं, हम आईपी केवल यहाँ पे डाल रहे हैं और हमारा ट्रैफिक जो है नॉन आईपी इंटरफेस के थ्रू निकलकर यहाँ पे जा रहा है। तो ये लुक लाइक कैसे नजर आ रहा है, जैसे कि एक यहाँ पे आपने ये C1 लगा दिया और ये C2 लगा दिया, तो ये CE1 लग गई डिवाइस और ये C2 लग गई डिवाइस। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने लेयर 2 लगा दिया है, एक आईपी यहाँ पर एक आईपी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको वर्चुअली कनेक्ट कर दिया करते थे सूडो वायर से, PW इसको बोलते थे, सूडो वायर से। तो ऐसे ही पोलो ऑल्टो में क्या होगा, क्योंकि पोलो ऑल्टो तो मॉनिटरिंग पर्पस के लिए मैक्सिममली यूज हो रहा है, तो पोलो ऑल्टो से अगर मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उसका एक इंटरफेस E0 है, एक इंटरफेस E1 है। तो यहाँ पर अगर हमने एक डिवाइस लगाई A और एक डिवाइस लगाई हमने लेट से B, इसका आईपी एड्रेस 10.1.1 है, इसका आईपी एड्रेस 10.1.1.2 है। तो ये जो इंटरफेसेस होंगे पालो ऑल्टो के, ये नॉन आईपी इंटरफेस होंगे, ये नॉन आईपी इंटरफेस होंगे। और वर्चुअल वायर में क्या होगा कि एक लॉजिकली एक यहाँ पर वायर लगा दिया जाएगा जो इन दोनों वायर को क्या कर देगा, एक बना देगा, यहाँ पे कनेक्टिविटी कर देगा, शॉर्ट सर्किट कर देगा। लेकिन क्योंकि पोलो ऑल्टो में जब कभी भी कोई आईपी एड्रेस डाला जाएगा, तो जैसे स्विच के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि साहब कोई इंटरफेस जो है वीलान में ना हो और कम्युनिकेट कर जाए। स्विच के अंदर डिवाइसेस तभी कम्युनिकेट करेंगी जब वो किसी ना किसी एक वीलान से एग्जिस्ट करते हो। अगर कोई पोर्ट किसी भी वीलान में नहीं है तो कनेक्टिविटी नहीं होती। किसी ने चेक किया है कभी? अगर लेयर 2 स्विच में किसी पोर्ट को वीलान से बाहर कर दें तो क्या वो कनेक्टिविटी करता है? नहीं करता सर। नहीं करता। अगर आपने नो स्विच पोर्ट एक्सिस वीलान कर दिया तो कनेक्टिविटी नहीं होगी, उसकी लाइट एम्बर ही रहेगी हमेशा। तो ऐसे ही यहाँ पर पोलो ऑल्टो में जरूरी है कि इंटरफेस जब कभी भी कॉन्फ़िगर किया जाएगा, हर एक इंटरफेस किसी ना किसी जोन का मेंबर रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इंटरफेस ट्रस्ट जोन का मेंबर है। अब ये चाहे ट्रस्ट का मेंबर हो या ये अनट्रस्ट का मेंबर हो, बट मस्ट बी द मेंबर ऑफ एनी जोन, किसी का ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। अब उसके अंदर जब कभी भी यहाँ से ट्रैफिक जाता है तो ये क्या करता है, वो ट्रैफिक ऐसे जाता है, इधर जाता है, यहाँ से यहाँ आता है, तो उस ट्रैफिक को ये मॉनिटर कर सकता है और पॉलिसीज भी लगा सकता है। जबकि एमपीएलएस में वो उसको मॉनिटर और पॉलिसीज नहीं लगा सकता था, उसमें केवल वो ट्रैफिक को ही रूट कर सकता था। ये काइंड ऑफ ऐसी था जैसे किसी ने अगर 2005 में, शायद पता नहीं 2005 में, आपने कुछ पुराना टाइम हो गया काफी, 2005 में एक होता था जिसको FR स्विच बोलते थे। नाम सुना है किसी ने? फ्रेमले स्विच। फ्रेमले जो स्विच होता था ये L2 VPN हुआ करता था। इसमें भी नॉन आईपी इंटरफेस हम ISP से लिया करते थे और वर्चुअल सर्किटरी के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट DLCI का यूज हुआ करता था। लेकिन ये सारे राउटिंग ही करते थे, ट्रैफिक को मॉनिटर नहीं करते थे, पॉलिसी नहीं लगाते थे। फायरवॉल राउटिंग भी कर रहा है और मॉनिटरिंग भी कर रहा है। तो वर्चुअल वायर में केवल 2 ही पोर्ट आ सकते हैं, लेकिन लेयर 3 के अंदर यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट्स हो सकते हैं। ये भी मॉनिटरिंग कर रहा है, ये भी मॉनिटरिंग कर रहा है। यहाँ पर भी नॉन आईपी इंटरफेस है, ये भी नॉन आईपी इंटरफेस है, लेकिन इसमें केवल 2 ही लगा सकते हैं। इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं? जैसे कि अभी एक डायग्राम बताया था पीछे कि वहां पर जो रनिंग एनवायरनमेंट है उसमें जो हमने यूज किया था फायरवॉल, कि ये आपके पास आपका नेटवर्क चल रहा है, ये इंटरनेट क्लाउड से कनेक्टिविटी है, और ये आपका जो फायरवॉल ऑलरेडी कंपनी के अंदर इनबिल्ट है वो चल रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो लैन यहाँ पे चल रहा है, ये जो स्विच है, स्विच के अंदर जो मल्टीपल पीसीज हैं, या इसके एक इंटरफेस यहाँ पर भी है, एक इंटरफेस यहाँ पर भी हो सकता है, मल्टीपल इंटरफेसेस हो सकते हैं। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये कर दिखाना चाहते हैं, एक तो हमने टैप मोड में अपने पोलो ऑल्टो डिप्लॉय करके दिखाया क्या क्या वो कैप्चरिंग करने में सक्षम है, क्या कर सकता है। दूसरा, हम अपने पोलो ऑल्टो को कंपनी के आपके पास कोऑर्डिनेशन से यहाँ पे हम पोलो ऑल्टो लगाना चाहते हैं बीच में, और हम उसकी कोई राउटिंग पॉलिसी नहीं बदलना चाहते, हम उसका कोई आईपी पॉलिसी नहीं बदलना चाहते। यहाँ का जो वायर था, इस वायर को हटा के यहाँ पोलो ऑल्टो पे लगाना चाहते हैं अपने पे, यहाँ से इसको लगाना चाहते हैं। अब उसके फ्लो में 2 फायरवॉल हो गए,
एक अपना फायरवॉल हो गया और एक हमारा फायरवॉल हो गया, जो कि हमने टेस्टिंग पर्पस के लिए लगाया है, दिखाने के लिए हमारा पॉलो ऑल्टो जो एग्जिस्टिंग पॉलो ऑल्टो से उससे कितना बेटर है, या उसके कम जो फीचर्स हैं उसको कंपेयर करने के लिए। अब अगर वो कहता है जी पॉलिसी ये वाली लगा के दिखाओ, तो हम पॉलिसी वो वाली लगा के आपको यहाँ दिखा सकते हैं। हमारा फायरवॉल कितने अच्छे तरीके से फिल्टर कर रहा है, पुराना कितने से कर रहा है, वो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर नॉन आईपी मोड में यहाँ पे डिप्लाई किया जा सकता है, इसके अंदर वर्चुअल वायर के अंदर। ये जो एग्रीगेट, जी बोले। सर ये एज अ ट्रांसपेरेंट मोड काम करेगा ऐसा हाँ, कुछ? ऐसे बोल सकते हो, एज ट्रांसपोर्ट मोड काम करेगा। एग्रीगेट जो डिप्लॉयमेंट है ये भाई, ये हार्डवेयर पर होगा, ये बिना हार्डवेयर के नहीं हो सकता। ये जैसे स्विच में आप पढ़ते थे, ईथर चैनल पढ़ते थे, ईथर चैनल में आप पढ़ते थे कि भाई एक प्रोटोकॉल एलएसीपी होता है, एक पीएजीपी होता है, और उसकी बंडलिंग कर देते हैं। तो ये बंडलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको हार्डवेयर के अंदर ही मिलेगा, ये इस पे ईवीएनजी पे नहीं मिलेगा। जो चीज़ है वो सारी चीज़ें क्लास शुरू होने से पहले क्लियर हो जानी चाहिए, क्या होगा और क्या नहीं होगा। सीसीएनए में कुछ लोगों ने रिडंडेंसी प्रोटोकॉल पढ़े होंगे। कौन कौन से रिडंडेंसी प्रोटोकॉल थे भाई, पता है, पढ़ा है किसी ने? सर HSRP है, VRRP है, GLBP है। PLP आरआरपी है, जीएलबीपी है, ये होता था। और 2005 में एक एसएलबी प्रोटोकॉल भी होता था, सिस्को ने फिर इसको हटा दिया था। ये सर्वर फॉर्म पे होता था, सर्वर लोड बैलेंसर। तो फिलहाल ये तो तकरीबन पड़ा ही है एचएसआरपी। एचएसआरपी में हम क्या करते थे कि हमारे लैन सेगमेंट से इंटरनेट पे क्लाउड पे जाना है, एक ही डिवाइस है, वो राउटर डिवाइस डाउन हो सकता है, राउटर ठीक है, उसका वैन लिंक डाउन हो सकता है, तो फिर इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसे हो। तो फिर हम क्या करते थे, एक और फिजिकल हार्डवेयर लगाते थे, फिर उसमें एक वर्चुअल आईपी का कॉन्सेप्ट होता था। फिर एक्टिव एक्टिव मोड में हम एक्टिव स्टैंड बाई में भी यूज़ कर सकते थे इसको। तो जनरली तो लोगों ने एक्टिव स्टैंड बाई यूज़ किया होगा, लेकिन सीसीएनपी जब पढ़ते हैं तो एक मोड और होता है इसका, एक्टिव एक्टिव मोड में भी हम एचएसआरपी को यूज़ करवा सकते हैं। तो यहाँ जो मोड है आपके पास, वो हम पॉलो ऑल्टो को, चूंकि एक ही पॉलो ऑल्टो होगा, अगर उसमें कोई वैन लिंक डाउन हो गया, लैन लिंक डाउन हो गया, या फायरवॉल फेलियर हो गया, तो फिर हमारी पॉलिसीज कैसे काम करेंगी। तो फिर हम क्या करते हैं कि पॉलो ऑल्टो को एच मोड में, हाई अवेलेबिलिटी मोड में यूज़ करते हैं, तो उसको हम रिडंडेंसी के पर्पज में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम डीएससीपी सर्वर भी बना सकते हैं, सिस्को के राउटर को भी डीएससीपी सर्वर बनाते थे और उसको भी क्लाइंट बनाते थे, ये भी बना सकते हैं। जोन और मेंबरशिप कैसे अप्लाई किया जाएगा, जैसे सिस्को के राउटर में अगर आपने किसी भी इंटरफेस पे आईपी अगर डालना हो, सिस्को का अगर राउटर हो और उसके ईथरनेट के ऊपर अगर आपने ये आईपी एड्रेस डालना हो, तो आप केवल इतना ही तो करते हैं, उसके अंदर इंटरफेस पे जाते हैं, E0 पे जाते हैं, और आप केवल क्या करते हैं, आईपी एड्रेस लिखने के बाद ये लिख देते हैं और उसका मास्क लिख देते हैं, और ऐसा करने के बाद नो शट कर देते हैं। इतना करने के बाद क्या सिस्को के राउटर के प्रिविलेज मोड पे जाने के बाद आप पिंग करें 1.1.1.1, तो पिंग हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ये कुछ और करना पड़ता है भाई, ये सिस्को का हो जाता है। हो जाता है 100% पिंग, इतना ही करना पड़ता है। लेकिन अगर ये चीज पॉलो ऑल्टो में हो, तो पॉलो ऑल्टो का अगर ये इंटरफेस पे यही मुझे आईपी एड्रेस अगर डालना हो, तो मुझे एक तो काम ये करना पड़ेगा कि उसके इंटरफेस का मोड लेयर 3 करना पड़ेगा। दूसरा काम मुझे ये करना पड़ेगा कि उसको मेंबर ऑफ जोन बनाना पड़ेगा। लेट से इसको मैंने ट्रस्ट बना दिया। तीसरा काम ये करना पड़ेगा कि उसको सीसीएनपी में, किसी ने वीआरएफ का नाम सुना है? यस सर। क्या करता है? अलग अलग राउटर जो राउटिंग टेबल है सर उसको वर्चुअली डिवाइड करता है सर। वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। यस। मल्टीपल कस्टमर्स के लिए ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकल सिनारियो में कि आईएसपी साहब हर एक क्लाइंट के लिए अलग राउटर लगाएगा, तो फिर लाखों करोड़ों डिवाइस से लगनी शुरू हो जाएंगी। वो क्या करता है, एक ही राउटर से
स्विच से कनेक्टिविटी करता है, फिर स्विच से वो क्या करता है, मल्टीपल क्लाइंट को देता है। क्लाइंट को ये फील होता है हम अलग से कनेक्टेड हैं, लग हार्डवेयर वही है, वर्चुअली उससे कनेक्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर पोलो अल्टो में हर एक इंटरफेस को आपने ये भी देना पड़ेगा कि वो किस वर्चुअल राउटर का मेंबर है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक वर्चुअल राउटर बना होता है, मल्टीपल वीआरएफ हम बना सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आपने क्या करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा और मास्क डालना पड़ेगा। फिर आपने पांचवें नंबर पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पिंग हो गया, लेकिन पोलो अल्टो का इंटरफेस पिंग ही नहीं होता है। उस पे हमने एक MGMT प्रोफाइल बनाना पड़ता है कि इस इंटरफेस से क्या सर्विस करना चाहते हो। तो इसमें हम बोलेंगे कि MGMT में हमें पिंग की कनेक्टिविटी करवानी है। इतने चीज करने के बाद भी वो पिंग नहीं होता, क्योंकि जितना आपने किया है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है कैंडिडेट कॉन्फ़िग। ये कैंडिडेट कॉन्फ़िग कहलाती है। जबकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपने की थी, इस कॉन्फ़िगरेशन का नाम क्या था, ये कौन सी फाइल में जाती है? ये सिस्को के राउटर में कॉन्फ़िगरेशन किया, इतने कमांड चलाए, ये कौन से कमांड के थ्रू नजर आता है? NVRAM में एनवीरैम में कैसे चला गया अभी यार? अभी तो किया ही है, इतने ही आपके सामने, अभी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में है। ये अभी रैम फाइल है, हाँ जी, या रनिंग कॉन्फ़िग है, रनिंग कॉन्फ़िग है। तो वहाँ पे रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर ही कनेक्टिविटी हो जा रही है, लेकिन पोलो अल्टो में इतना करने के बाद नहीं होता। इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, कमिट। कमिट करना पड़ता, राइट। जब तक कमिट नहीं करते वो रनिंग नहीं बनता, कमिट करते ही फिर वो रनिंग में आता है ना। राउटिंग टेल में कोई रूट आता है, सिस्को के राउटर में इतना करो, राउटिंग टेल में रूट आ जाएगा। तो अब ऐसा क्यों किया, वेंडर टू वेंडर है भाई, जो भी है, फिलहाल इसमें इतना करना पड़ेगा। तो फिर हमने इसमें जोन भी दे दिया, हमने सारी चीज़ देनी पड़ती हैं जी। तो ये इंट्रोडक्शन था कि भाई कैसे कैसे इंटरफेसेस यूज किए जाएंगे पोलो अल्टो के अंदर। ना आगे चलते हैं। पोलो अल्टो के अंदर दो पॉलिसीज, पोलो अल्टो के अंदर दो पॉलिसीज ऑलरेडी बनी होती हैं। ये E0 है, ये E1 है, और ये लेट से 2 इंटरफेस है। तो यहाँ पर अगर कोई डिवाइस ए है, यहाँ कोई डिवाइस बी है, यहाँ कोई डिवाइस सी है, अब ये किसी ना किसी जोन से रिलेटेड होंगे, एसोसिएटेड होंगे, बिना इसके तो काम होगा नहीं। ये फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ट्रस्ट है, इसको भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इट्स ए ट्रस्ट, और ये अनट्रस्ट है, फॉर एग्जांपल ये अनट्रस्ट है यूटी। तो यहाँ पर जब पोलो अल्टो के ग्राफिक्स मोड में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि दो पॉलिसीज बनी होती हैं। एक है इंट्रा जोन, एक है इंटर जोन। इंट्रा जोन सिक्योरिटी पॉलिसी। इंट्रा का मतलब है, जैसे आपने स्विच में देखा होगा, अगर आप वीलान 2 को वीलान 2 से कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, तो ये इंट्रा वीलान कम्युनिकेशन है या इंटर वीलान कम्युनिकेशन है? इंटर इंट्रा, ठीक है। इंट्रा होगा सर। इंट्रा, इंट्रा सेम वीलान है। और अगर कोई मशीन वीलान 2 में पड़ी है और उसको हम कम्युनिकेट कराना चाहते हैं वीलान 3 से, तो ये डिफरेंट वीलान हो गए, तो ये इंटर हो गए। इंटर विलेज। ठीक है, घर राइट। में जो दो मशीनें लगी हैं वो इंट्रा कम्युनिकेशन हो रहा है। और जब आप इंटरनेट पे जाते हैं तो इंटरनेट यानी दूसरे का लैन एक्सेस करने को थ्रू दी थर्ड पार्टी, वो इंटरनेट बन गया जाकर। तो इंट्रा जोन जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, ए मशीन अगर बी से कम्युनिकेट करना चाहेगी या बी ए से कम्युनिकेट करना चाहेगी, तो ये बाय डिफॉल्ट पॉलिसी अलाउ है। इसमें बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ है, बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ है, चूंकि ये पॉलिसी बाय डिफॉल्ट बनी होती है, हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ट्रैफिक ऐसा कर रहा है कि ए से जाना चाहता है इस मशीन की तरफ,
तो ये ट्रैफिक नहीं जा सकता। ये इंटर जोन सिक्योरिटी पॉलिसी में आता है और ये ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट डिनाय है। तो डिफरेंट जोन की तरफ ट्रैफिक नहीं जा सकता, उसको अलाउ करना पड़ेगा। सेम जोन में बाय डिफॉल्ट अलाउ है। अगर यही चीज आपका एएसए में होता, तो किसी ने अगर एएसए का स्टडी किया है तो एएसए में एक इंटरफेस होता है, अगर आपको याद होगा, इनसाइड, और एक क्या होता है, आउटसाइड। तो इनसाइड जो इंटरफेस है उसमें एक क्या होती है, सिक्योरिटी लेवल होता है। इनसाइड का सिक्योरिटी लेवल कितना होता है, 100, 100, और आउटसाइड का 0 होता है। 0। वहां पॉलिसी क्या काम करती है कि इफ द ट्रैफिक इज गोइंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो ट्रैफिक चला जाता है, हायर सिक्योरिटी जोन टू लोअर सिक्योरिटी जोन ट्रैफिक जा रहा है। और अगर ये टीसीपी बेस्ड है तो इसका रिप्लाई भी वापस आ रहा है। जबकि पोलो ऑल्टो में किसी भी तरह का ट्रैफिक दूसरे जोन में जाता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? और एएसए के अंदर बाहर से ट्रैफिक आएगा अंदर की तरफ, तो हमें फिर सिक्योरिटी बनानी पड़ती है। लेकिन पोलो ऑल्टो में किसी भी तरह का ट्रैफिक एक इंटरफेस से दूसरे पे नहीं जाता जब पॉलिसी ना बनाई जाए। हाँ, सेम जोन है तो ट्रैफिक चला जाएगा, डिफरेंट में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। फिर राउट्स कैसे अप्लाई किए जाएं? सीसीएनए में स्टैटिक राउटिंग पढ़ा है, सीसीएनए में हमने डिफॉल्ट राउट पढ़े हैं, लेकिन सर्विस राउट नहीं पढ़े। इस सर्विस राउट का इस्तेमाल किया जाएगा कि फॉर एग्जांपल आपका एनटीपी सर्वर आपके ऑफिस के अंदर कहीं रखा हो, तो वो किसी ना किसी इंटरफेस से लिंक्ड होगा पोलो ऑल्टो के। आपका कोई डीएनएस लोकली कहीं रखा हो इंटरनली, वो किसी दूसरे पोर्ट पर होगा। तो डीएनएस के लिए वो ग्लोबल पे ना भेज के हम लोकली इसको भेज देंगे कि पहले इस वाले इंटरफेस पे चले जाए कि डीएनएस की क्वेरी रिजॉल्व कर लो। या एलडेप सर्वर रखा होगा, एक्टिव डायरेक्टरी पे रखा होगा, तो ये सर्विस रूट उसके लिए लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, जब लैब करेंगे तब देखेंगे किस तरीके से ये सर्विस रूट लिखा जाएगा स्पेसिफिक सर्विस के लिए। ये टॉपिक भाई सबसे इंपॉर्टेंट है नेट का। हर एक फायरवॉल में नेटिंग होती है। आपने सीसीएनए में जो आज तक नेटिंग पढ़ी है, उसमें सीसीएनए में आप इतना पढ़कर आए हैं, STATIC स्टैटिक नेट आपने पढ़ा है, आपने DYNAM Dynamic। डायनेमिक नेट पढ़ा है, और आपने पेट पढ़ा है। इतनी तरह के आपने नेट पढ़ा हुए हैं। यहाँ पे नेट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक को उसने एस नेट बोला है और दूसरे को उसने डी नेट बोला है। ये जितने भी आपने पढ़े हैं ये सब एस नेट है। एस नेट यानी सोर्स नेट। ट्रैफिक कहीं से जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह, और उस ट्रैफिक के जाते हुए डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसका नाम बदल गया। उसका नाम बदल गया। सोर्स आईपी का नाम अगर बदल जाए ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन तो वो सोर्स नेट है। और अगर डेस्टिनेशन का नाम बदल जाए ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन तो वो आपके पास क्या है, यानी डेस्टिनेशन डिवाइस पर पहुंचने से पहले हम किसी और नाम को जानते थे, लेकिन वहां जो पहुंचे वहां पर उसका कोई और नाम है। हम जिस नाम से जानते हैं उसी नाम से पुकारेंगे, लेकिन घर के लोग उसको किसी दूसरे नाम से जानते हैं, और दोनों नाम उनको पता है। तो डेस्टिनेशन नेट भी करना है। डेस्टिनेशन नेट की ज़रूरत तब पड़ती है कि जब हमें इंटरनेट क्लाउड पर रखी हुई कुछ रिसोर्सेज को एक्सेस करना पड़ता है। तो जब कभी भी हम कुछ एक्सेस करते हैं, जो एक्सेस कर रहा है उसका सोर्स नेट होना कंपलसरी है। बिना नेट के कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं होती इंटरनेट क्लाउड के ऊपर। जो एक्सेस कर रहा है उसका सोर्स नेट होता है, जिसको वो एक्सेस कर रहा है उसका डेस्टिनेशन नेट होता है। तो दोनों तरह के नेट हम यहाँ पे देखेंगे। और नेट बहुत तरह के यहाँ पे नेट हैं। ये नेट आपके पास ये जिसको डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट कहा जा रहा है, ये भी आपने पढ़ा है, जिसको कि ये वाला नेट कहा जा सकता है। तो यहाँ पर डायनेमिक में आपके पास ये वाला नेट है, तो ये वाले नेट में आपके पास पोर्ट नहीं है,
केवल आईपी बेस्ड है तो हम पोर्ट बेस्ड भी कर सकते हैं, आईपी बेस्ड भी कर सकते हैं, सर्विस बेस्ड भी बहुत सारी तरीके से कर सकते हैं। वो देखेंगे जब लैब देख करेंगे तो ये सारे तरह के नेट हमने करने जितने भी लिखे हैं। लेकिन इसमें एक तरह का नेट है जो आपने शायद नाम ना सुना हो किसी ने, जिसका नाम है यूटर नेट। चूंकि पोलो ऑल्टो में इसका कोई टैब भी नहीं है, पोलो ऑल्टो में 2 ही टैब हैं, एस नेट और डी नेट, ये नेट नहीं है। इस नेट की जरूरत तब पड़ती है जब वो पोलो ऑल्टो से स्विच कनेक्टेड हो और कोई मशीन यहाँ पे कनेक्टेड हो और सर्वर भी यहीं पर हो, सर्वर और क्लाइंट सेम ही सेगमेंट के ऊपर हो, सर्वर और क्लाइंट सेम ही सेगमेंट के अंदर हो। तो अगर मैं यहाँ से कुछ रिसोर्स एक्सेस करना चाहता हूँ तो मेरा ट्रैफिक यहाँ से निकल के यहाँ चला जाएगा, यहाँ से निकल कर यहाँ आ जाएगा। क्या पोलो ऑल्टो को खबर होगी इसकी कि इस C1 ने S1 से क्या बातचीत की है? जी भाई, नाइट स्विचिंग होगा ना। राइट। राउटर पोलो ऑल्टो के पास तो कोई इंफॉर्मेशन जाएगी नहीं। हम ये चाहते हैं कि हम पोलो ऑल्टो को बीच में ले लें और इंटरफेस भी यही एक ही रहे, ऐसा नहीं कि अलग इंटरफेस से लगाएं, फिर तो पोलो ऑल्टो से ट्रैफिक निकल ही जाएगा। तो इसके ट्रैफिक को हम पोलो ऑल्टो के पास भेजेंगे और पोलो ऑल्टो उसको रीडायरेक्ट कर देगा हमारे पास। तो ये ट्रैफिक ऐसे गया और ऐसे जाने के बाद ये क्या बन गया, यू बन गया। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो ये कनेक्टिविटी हो रही है उसमें ऐसे कनेक्टिविटी हो रही है, तो इसको बोल दिया गया कि यू टर्नेट है। इसका यूज कैसे कैसे करना है वो पढ़ेंगे जब आएगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये सिनारियो है। लेकिन उसके पीछे पहले सोर्स नेट भी आता हो, डेस्टिनेशन नेट भी आता हो, तो हम यू टर्नेट कर सकते हैं। अब ये आए प्रोटोकॉल्स। जर्नली तो हम स्टैटिक डिफॉल्ट पे काम करते हैं, बट ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री में कुछ भी प्रोटोकॉल लग सकता है। पोर्टफोल्टो पे बीजीपी भी लग सकता है, बाकी भी लग सकता है। तो कैसे इसमें EIGRP नहीं है, EIGRP नहीं है, जबकि EIGRP भी 2013 से ओपन हो गया है। EIGRP किसने बनाया था? सिस्को ने बनाया था, लेकिन ये ओपन हो गया है अब। तो चाहिए कि पोलो ऑल्टो यूज कर ले, लेकिन अब मसला ये है कि वो वेंडर है, नहीं चाहता यूज करना दूसरे का। बाकी सारे प्रोटोकॉल का हम यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ऑथेंटिकेशन करेंगे, कैसे वो काम कर रहे हैं कैसे नहीं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वैन इंटरफेस पे अलग प्रोटोकॉल चल रहा हो, लैन पे अलग चल रहा हो। PVF, आप लोगों ने जिसने CCNP पढ़ा है उसने PVR का नाम सुना होगा, पॉलिसी बेस राउटिंग, नाम सुना है किसी ने? जी सर। पॉलिसी बेस राउटिंग में हमारे पास 2 ISP हैं, ISP1 और ISP2। और यहाँ पे हमारा एक राउटर है, ये ऐसे करके यूं कनेक्टेड है, और ये एक लैन कनेक्टेड है। यहाँ पे एक यूजर A हो गया, एक यूजर B हो गया, और ये लेट से इंटरनेट क्लाउड से कनेक्टेड है, और हमें वर्ल्ड में किसी ऑर्गेनाइजेशन पे XYZ पे जाना है। अब हम पढ़ते थे सिस्को के राउटर में कि सिस्को के राउटर में बाय डिफॉल्ट सैफ कनेक्टेड है। इन दोनों का जब ट्रैफिक जाएगा तो वो किसी एक इंटरफेस से बाहर निकल जाएगा। तो जर्नली राउटर का जो डिसीजन होता है वो किस पर होता है? डेस्टिनेशन IP के ऊपर होता है, कि डेस्टिनेशन IP पे जाने के लिए वो राउटिंग टेबल का लुकअप करता है। लेकिन PVR इसका उल्टा है। PVR ये देखता है कि उसमें क्राइटेरिया क्या दिया गया है, वो सोर्स बेस पे काम कर लेता है। PVR में हम सोर्स IP बेस काम करवा सकते हैं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP बेस काम करवा सकते हैं, हम प्रोटोकॉल बेस काम करवा सकते हैं, हम पोर्ट बेस काम करवा सकते हैं। कि जब ये वाली मशीन यहां पर जाए और इसको पोर्ट नंबर 80 एक्सेस करना हो TCP का, तो इसका ट्रैफिक ISP2 से निकल के जाना चाहिए। तो ये हम काम PVR के थ्रू, पॉलिसी के थ्रू करा सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि अगर ये लिंक डाउन हो गया तो PVR काम नहीं करता, ट्रैफिक यहाँ जाता है और ड्रॉप हो जाता है। तो उसके लिए हम CCNA में पढ़ते थे, जिस CCNP के अंदर इसका नाम होता था SLA है। किसी को याद है SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट? जी भाई,
तो अब यहाँ पर जो पोलो ऑल्टो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग लैब है पीवीएफ की। यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर बन जाता है पीवीएफ, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग। तो इसमें पीवीआर भी इनबिल्ट है और राउटिंग पॉलिसी भी इनबिल्ट है। सीसीएनए में आपने पढ़ा होगा इंटर वीलान राउटिंग। कितने तरीके से इंटर वीलान राउटिंग कर सकते हैं? इंटर वीलान राउटिंग कितने तरीके से कर सकते हैं? एक तो राउटर में स्टिक से कर सकते हैं सर। और दूसरा? सर SVI से। जी, दो तरीके से कर सकते हैं, राउटर ऑन स्टिक कर सकते हैं और दूसरा SVI कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों ही तरीके से इंटर वीलान राउटिंग जैसे करते थे, यहाँ पर भी वैसा ही कॉन्सेप्ट लेंगे कि हम सिस्को के राउटर की सब इंटरफेसिंग करते थे, ऐसी पॉली राउटर की सब इंटरफेसिंग की जाएगी। चूंकि ISL तो चलेगा नहीं, .1Q चलेगा जो कि ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है। तो सब इंटरफेसिंग करने के बाद फिर हम उसकी कनेक्टिविटी करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम और करेंगे। MPLS में एक कॉन्सेप्ट होता था VRF लीकिंग, LEAKING लीकिंग। वहाँ पे RD RT होते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते थे। ऐसे यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मल्टीपल VRF बनाएंगे। मल्टीपल इंटरफेस को पहले तो किसी एक ही VR में डाल देंगे, लेकिन बाद में हम उनके VR अलग कर देंगे। किसी का नाम VR डाल देंगे, किसी का नाम VR मार्केटिंग डाल देंगे। अब चाहे पॉलिसी लगे हों, राउट लिखे हों, वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी राउटिंग टेबल अलग अलग इंस्टेंसेस के अंदर है। फिर इसकी राउटिंग टेबल इसमें कैसे मर्ज कराएं, इसमें कैसे मर्ज कराएं, ये यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से काम किया जाएगा। भाई नमाज का टाइमिंग हो रहा है, आप लोगों को 15 मिनट जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। चाहें तो लॉग इन रहें, चाहें ड्रॉप हो जाएं, बाद में ज्वाइन कर लें। हम जो है दोबारा से टाई अप करेंगे 7 बजे आपके साथ में है। 7 बजे हम क्लास दोबारा से शुरू करेंगे। हमने इसको पॉज कर दिया है। तो हमने डिस्कशन कर लिया था कि वो लेयर 3 सब इंटरफेस पे भी काम होगा, SVI पे भी काम होगा और वर्चुअल राउटिंग कराई जाएगी और उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा। पोलो ऑल्टो को दो तरीके से हम यूज़ करेंगे। एक तो हम यूज़ करेंगे इसके अंदर एक्टिव पैसिव मोड, और दूसरा हम यूज़ करेंगे एक्टिव एक्टिव मोड। दो तरीके से इसका हम HAM यूज़ करेंगे, हाई अवेलेबिलिटी। IPsec कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाए CCNP में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे पोलो ऑल्टो टू पोलो ऑल्टो कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए और पोलो ऑल्टो तो सिस्को राउटर कैसे किया जाए। जिन लोगों ने IPsec पढ़ा है CCNP में, उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पर हम फेज़ 1 बनाते हैं, फेज़ 2 बनाते हैं, ISACAM पॉलिसी बनेगा, क्रिप्टो IPsec ट्रांसफॉर्म सेट बनेगा और क्रिप्टो मैप के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं सिस्को राउटर में। लेकिन पोलो ऑल्टो में क्रिप्टो मैप का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर टनल इंटरफेस का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ GRE बनेगी, GRE के ऊपर फिर IPsec अप्लाई किया जाएगा। तो फिर सिस्को के राउटर में भी क्रिप्टो मैप नहीं लगेगा, वहाँ पर भी उसकी जगह पर टनल प्रोफाइल बनेगा। फेज़ 1 फेज़ 2 बनेंगे, लेकिन वो टनल प्रोफाइल के साथ में बनेंगे। तो ये साइड टू साइड VPN कॉन्फ़िगरेशन होगा। फिर सिस्को में जैसे कि एनी कनेक्ट होता है रिमोट VPN के लिए, यहाँ पे ग्लोबल प्रोटेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ग्लोबल प्रोटेक्ट के अंदर आपके पास ग्लोबल प्रोटेक्ट पोर्टल होगा, गेटवे होगा, क्लाइंट होगा, उसका सॉफ्टवेयर होगा जो डाउनलोड किया जा सकता है। फिर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। सर्टिफिकेट GoDaddy, Symantec, वेरीसाइन से ले सकते हैं, या हम लोकल सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं और इस टास्क को अचीव कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो लैब है वो ग्लोबल प्रोटेक्ट की लैब है HA के इसके अंदर पोलो ऑल्टो में, या दूसरी लैब है पोलो ऑल्टो का एक्टिव। ये दो सबसे बड़ी लैब्स हैं।
यूज़र आईडी का कॉन्सेप्ट जनरली जो हम लगाते हैं वो सोर्स बेस, डेस्टिनेशन बेस, प्रोटोकॉल, पोर्ट बेस लगाते हैं, लेकिन यूज़र बेस अगर हमने लगाना हो तो यूज़र कहीं बनाने पड़ेंगे, चाहे वो एलडेप सर्वर पे हो, टेकाक्स हो, रेडियस हो या लोकल डाटाबेस हो। तो एलडेप सर्वर कैसे बनेगा ये तो पोलो ऑल्टो का पार्ट नहीं है, हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। एसडी वैन अगर किसी ने किया है तो पता होगा कि वो एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है, कि हम कंट्रोल प्लेन और आपके पास जो ऑथेंटिकेटर प्लेन और जो मैनेजमेंट प्लेन है एक ही जगह पे ले सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, मॉनिटरिंग, सुपरविज़न एक जगह से कर सकते हैं, आईओएस का अपग्रेडेशन एक जगह से कर सकते हैं। ऐसी पैनोरामा के अंदर ओवरव्यू दे दिया जाएगा आपको। पैनोरामा अलग से एक पूरा सेंट्रलाइज कोर्स है कि मल्टीपल पोलो ऑल्टो हों, 15, 20, 50, 30, तो कैसे उसको सारे पोलो ऑल्टो को एक जगह से इंटीग्रेट कैसे किया जाए, कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाए। बट यहाँ पे दो पोलो ऑल्टो को कनेक्ट करके आपको दिखा दिया जाएगा कैसे पॉलिसीज बनाई जाती हैं और पुश की जाती हैं। पोलो ऑल्टो जिस चीज़ के लिए फेमस हुआ, जिसने उसका नाम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल रख दिया, वो चीज़ थी एप्लीकेशन आईडी। पोलो ऑल्टो के जो सीईओ हैं, जिनका नाम निर्जूक है, जो कि यहूदी हैं, आपके पास जूस हैं और अमेरिका के अंदर हैं, सांता क्लारा में इसका ऑफिस है पोलो ऑल्टो का। पहले इन्होंने चेक पॉइंट के साथ में काम किया, फिर उन्होंने नेट स्क्रीन के साथ काम किया, फिर अपनी कंपनी इन्होंने लॉन्च कर दी। इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया एप्लीकेशन आईडी का, सिग्नेचर बेस्ड का, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मिसाल लें कि आप फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक में हम टेक्स्ट पे भी काम करते हैं, फेसबुक में हम वीडियो भी देख रहे होते हैं और मल्टीपल टास्क भी चल रहे होते हैं। अगर हम फेसबुक को बंद कर दें तो सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन आईडी के थ्रू हर एक चीज़ का एक सिग्नेचर है। एप्लीकेशन आईडी में टेक्स्ट का अलग सिग्नेचर है, वीडियो का अलग सिग्नेचर है। तो हम माइक्रो कंट्रोलिंग कर सकते हैं कि फेसबुक तो खुलेगा लेकिन वीडियो प्ले नहीं होगी, या हम चैटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एप्लीकेशन आईडी के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, इससे पहले वर्ल्ड में किसी ने नहीं दिया था। उसके बाद अब सारे लोग धीरे धीरे इसके ऊपर आना शुरू हो गए हैं। ये वैसे ही कॉन्सेप्ट है जैसे कि आपके पास मशीन में एक एंटीवायरस अगर डाल देते हैं तो वो एंटीवायरस जो वायरस को आपके पास क्वारंटाइन करता है या किल करता है, वो किस बिहाफ पे करता है, उसको पता कैसे लग जाता है? एंटीवायरस को पता कैसे लग जाता है? सिग्नेचर। सिग्नेचर। डेफिनेशंस उसकी अपग्रेड होती रहती हैं हर बार। जो जो सिग्नेचर्स हैं आपके पास, वो सिग्नेचर्स अगर बुरी चीज़ों के लिए हो सकते हैं तो अच्छी चीज़ों के लिए भी बन सकते हैं। अगर हम किसी को टेलनेट बंद करना चाहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर सोर्स आईपी एड्रेस 1.1.1 हो, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 2.2.2 हो, टीसीपी प्रोटोकॉल नंबर 6, पोर्ट नंबर 23 हो, तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या समझते हैं हम? टेलनेट यही समझते हैं ना, ये कुछ और समझते हैं? पोर्ट नंबर 23 का मतलब टेलनेट ही हुआ ना। अगर हमने डिनाई कर दिया किसी डिवाइस के ऊपर और एप्लीकेशन बेस्ड फायरवॉल अभी ना आए होते, तो अगर जिसको डिनाई किया गया था अगर वो ये कर लेता अपने पीसी से जाके कि वो टेलनेट तो कर लिखता यहाँ पे टेलनेट, और वो लिखता 2.2.2.2 और साथ में पोर्ट नंबर 80 लगा देता, तो क्या ये ट्रैफिक अलाउ हो जाता? हो आंसर जाता सर। क्योंकि वो सिग्नेचर देखते नहीं था। वो तो देखता था कि जैसे पिक्चरों के अंदर डबल रोल होता है, किसी विलन ने किसी कर्नल को पकड़ लिया और अपना ही बंदा जो है कर्नल साहब के घर पे भेज दिया, वही हूबहू कपड़े पहना के कर्नल साहब के, और वही ऊपर से मास्क पहना के। लेकिन उस कपड़ों के अंदर और उस मास्क के अंदर क्या वो कर्नल साहब ही हैं या कोई विलन का बंदा बैठा हुआ है, ये हम इंस्पेक्शन कर ही नहीं सकते थे। हमारे पास वो कैमरे नहीं थे उस टाइम पे, डीप इंस्पेक्शन ही नहीं था। अब हम डीप इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि लिफाफे के अंदर जो टीसीपी लिखा हुआ है, इसके ऊपर टीसीपी यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीसीपी 23, तो भाई यहाँ पे अंदर टेलनेट, पहले मान लेते थे टेलनेट जा रहा है, लेकिन अब देख सकते हैं टेलनेट जा रहा है कि एचटीटीपी जा रहा है।
तो ये चीज़ें हम एप्लीकेशन आईडी के अंदर कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जितना पार्ट है ये बिना लाइसेंस के नहीं होगा, तो हमारे पास लाइसेंस बेस्ड फायरवॉल है। ये सारी चीज़ें जब सिक्योरिटी पॉलिसीज आप लगाएंगे तो सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर ये आपके पास एडअप की जाएंगी सारी की सारी। तो ये ऑलरेडी बनी बनाई पॉलिसीज हैं, इनको हमने क्या करना है, अटैच करना है। या कस्टमाइज करना चाहते हैं तो उसमें कस्टमाइज वहीं पर उसके अंदर एडिटिंग जाके हम कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा लाइसेंस बेस्ड होगा। वाइल्ड फायर का कॉन्सेप्ट भी किसी ने नहीं दिया था दुनिया में पॉलो ऑल्टो से पहले। क्या कोई ऐसा एंटीवायरस देखा है आपने कि उसमें कंपनी अपने जो भी अप्लायंस हैं उसमें हमने ये डाल दिया एंटीवायरस तो अटैक नहीं होगा, ऐसा बोला जा सकता है क्या? अगर हमने नहीं। नहीं बोला जा सकता। चाहे तो पूरे दुनिया के लोग मिलके एक ग्लोबल एंटीवायरस बना सकते हैं, लेकिन मसला ये पैसा कौन कैसे कमाएगा? भाई मेजोरिटी ऑफ दी वर्ल्ड जो चल रहा है, ईश्वर ने तो कहा कि भाई सच्चाई पे काम करना, लेकिन मेजोरिटी ऑफ दी वर्ल्ड किस पे काम कर रहा है? धोखाधड़ी के ऊपर। भाई जब एंटीवायरस को मिटाना ही है दुनिया से तो सारे लोग मिलके बना लो, क्या दिक्कत है? कुछ और सिक्योर बन जाएगा, लेकिन वो सिक्योरिटी तो हम देना नहीं चाहते। तो उसमें हम देखते हैं कितना भी अच्छा एंटीवायरस डाल दें वो कहीं ना कहीं आपके पास इफेक्ट हो जाता है, वायरस आता है। अगर हमारे पास सिग्नेचर नहीं होते ऐसे मालवेयर के, तो क्या वो फायर जो आपने डाला है सिक्योरिटी फीचर, क्या वो उसको आने वाले वायरस को रोक लेता है अगर सिग्नेचर ना हो तो? अगर आपके एंटीवायरस के पास सिग्नेचर नहीं है और नया वायरस आया तो उसको रोक लेता है कि अलाउ कर देता है? अलाउ 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 कर देता है सर। अलाउ कर देता है। तो इसका मतलब पोलो ऑल्टो भी कोई नई चीज नहीं है, पोलो ऑल्टो भी अलाउ कर देगा। लेकिन उसने एक अच्छा काम ये किया पोलो ऑल्टो ने कि जितने भी सिग्नेचर वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, ओपन सोर्स हैं, उन सब के सिग्नेचर्स के वो अपडेट सारे के सारे लेता रहता है। और अगर कोई ऐसा नया सिग्नेचर आया जो उसके डेटाबेस के अंदर नहीं है तो अलाउ तो करेगा। मशीनें इन्फेक्टेड तो होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम एक कॉपी करके वो वाइल्ड फायर क्लाउड के ऊपर या सैंडबॉक्सिंग का नाम जिसको कहा जाता है उस पर भेज देगा। तो सिस्को ने, पोलो ऑल्टो ने क्या किया है, अलग से एक पूरा एक आप कह सकते हो कि इंडस्ट्री वर्चुअल बना रखी है कि अगर कोई नया सिग्नेचर आता है तो वो उस नए सिग्नेचर का बिहेवियर क्या है, उसका रिस्क क्या है, वो करेगा क्या, वो हिडन हो जाएगा या कॉपी करेगा या क्रेडेंशियल को चुरा लेगा, क्या करेगा, उस सब की इंफॉर्मेशन को पहले तो 15 मिनट के अंदर, जब वो ये कॉन्सेप्ट लाया था फायरवॉल, तो विद इन दी 15 मिनट उसका 15 मिनट्स के अंदर उसका सॉल्यूशन लिखता था। जिस फायरवॉल के थ्रू वो रिक्वेस्ट जनरेट हुई थी नए सिग्नेचर की, उसको उसका सॉल्यूशन देता था। और जितने फायरवॉल रजिस्टर्ड होते थे पोलो ऑल्टो के लाइसेंस बेस, उनको भी वो सॉल्यूशन 15 मिनट में दे दिया करता था। आज की डेट में ये वाइल्ड फायर का कॉन्सेप्ट जो है और इसने फास्ट कर दिया है, विद इन दी 5 मिनट्स उस नए सिग्नेचर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा। आप इस पूरे वर्ल्ड में जो इसके बाकी जो अप्लायंस लगी होगी उन पे भी दे देगा। अब कहने का मतलब ये है कि 5 मिनट के बाद दुनिया के हर एक पोलो ऑल्टो के ऊपर, पोलो ऑल्टो की अप्लायंस के ऊपर ये सॉल्यूशन आ चुका है कि इस तरह का अगर सिग्नेचर है तो उसको आने ना दिया जाए, और ये क्या है, कौन सी कैटेगरी में आता है। तो ये भी आपको लैब करवाई जाएगी, लाइसेंस बेस पर ही ये लैब परफॉर्म होगी। जीरो डे अटैक से प्रिवेंट कर लेता है, तो हाँ ऐसा जी, बोला जीरो जाता डे अटैक मतलब आएगा तो सही, लेकिन जीरो अटैक डे अटैक इतना बड़ा नहीं रहेगा जैसे कोविड वाला सिनारियो बना दिया गया बेवजह का। 3 साल तक नहीं रहेगा वो, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो अगला है कि ये दुनिया में ऐसा कोई फायरवॉल नहीं बना आज तक कि इनक्रिप्टेड ट्रैफिक जा रहा हो और वो उसको डिक्रिप्ट कर सके विदाउट मेकिंग दी डिक्रिप्शन पॉलिसी। सुना है कभी? कोई है फायरवॉल ऐसा नजर में कि इनक्रिप्टेड ट्रैफिक जा रहा हो और फायरवॉल उसको विदाउट मेकिंग दी डिक्रिप्शन पॉलिसी उसको डिक्रिप्ट कर दे? बना ही नहीं आज तक। है। ठीक है, आप जो बैंकिंग में ट्रांजेक्शन करते हो वो क्या होता है, सिक्योर टनल बनती है। तो अगर हमने किसी ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करना है तो डिक्रिप्ट जो किया जाएगा बेसिकली वो इनसाइड दी बॉक्स ही किया जाएगा। पोलो ऑल्टो में जब ट्रैफिक एंटर होगा
तो डिक्रप्शन पॉलिसी लगाई जाएगी। डिक्रप्शन पॉलिसी लगाने के बाद वो चेक कर सकता है कि जो ट्रैफिक आ रहा है इनक्रिप्टेड, उसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंस तो मौजूद नहीं है, और निकलने से पहले फिर वो बंद कर देगा। यानी बॉक्स में एंटर होने से पहले इनक्रिप्टेड है, बॉक्स में जाएगा तो क्लियर टेक्स्ट हो जाएगा, बॉक्स से बाहर निकलेगा फिर इनक्रिप्टेड हो जाएगा। तो इस पॉलिसी को बनाया जाएगा, सर्टिफिकेट के थ्रू ही बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा वो देखेंगे जब आएगा नंबर। तो कैपिटिव पोर्टल में गेस्ट यूजर को परमिशन कैसे दी जाए, ये कॉन्सेप्ट है। और ये लास्ट में कुछ मैनेजमेंट है, पैकेट कैप्चरिंग कैसे किया जाए, सेशन ब्राउज कैसे किया जाए, ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाए। तो ये कैरिकुलम है जिसका डिस्कशन किया जाएगा। जो भी क्लासेस की जाएंगी उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। रिकॉर्डिंग करने के बाद जिन लोगों का एडमिशन हो जाएगा, जिन लोगों ने पेमेंट दे दिया होगा, उनका ये वीडियो को यहाँ पर ncpnuggets.com हमने एक पोर्टल बना दिया है। ncpnuggets.com में जाएंगे, यहाँ पे कैटेगरी में चले जाएंगे, यहाँ पे एनसीपी की लाइव क्लासेस, दो तरह के वीडियोस मौजूद हैं। एक तो वो जो लोग आप साथ में पढ़ रहे हैं उनकी वीडियो, वो एनसीपी लाइव क्लासेस में आएंगे। कुछ लोगों के पास वक्त नहीं होता है, उनके लिए अलग से वीडियोस बना दी गई हैं कि वो 24/7 उन वीडियो से पढ़ें। कोई क्वेश्चन हो तो पता कर लें। फिलहाल नॉलेज दोनों में सेम ही है, चाहे लाइव पढ़ें या वैसे पढ़ें। तो यहाँ पे एनसीवी लाइव में चले जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ये पोलो अल्टो फायरवॉल है, आपके नाम का जो भी फोल्डर बनेगा वो इस वाले टैब के अंदर आ जाएगा, और यहाँ से फिर 24/7 उसको आप सुन सकते हैं। तो वीडियो का एक्सेस आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, कोई कूपन आएगा वो आप आमिर सर को दे देंगे, क्योंकि जितना भी बैच ये शेड्यूल किया गया है आमिर सर के थ्रू किया गया है। 9910111641 उनका टेलीफोन नंबर है। क्लास के बाद उनसे टाई अप कर लें कि पेमेंट के मोड क्या है और बैच की टाइमिंग क्या क्या है। तो यहाँ पर यहाँ से वीडियो आपको मिल जाएंगी 24/7। अब लैब जब करना है तो लैब के लिए आपने क्लाउड पे जाना पड़ेगा। क्लाउड में जाने के बाद आपको एक यूआरएल मिल जाएगा। तो वहाँ पर जो यूआरएल आपको मिलेगा उस यूआरएल पे आप जाएंगे, वहाँ पे मल्टीपल लैब्स आप चाहें तो खुद बना सकते हैं। तो ये आपके पास, मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ पहले। ये आपके पास क्लाउड आ जाएगा, यहाँ से आपकी यूज़र नेम पासवर्ड बना दिए जाएंगे। वो आमिर सर का काम है कैसे बनाएंगे। और यहाँ से जो भी लैब्स हैं वो लैब्स आपको चाहें तो आपके पास ये कॉपी हो जाएंगी। और रिक्वेस्ट यही कि पहले जैसे लैब करवाई जाएगी वैसे ही आप उस लैब को करें। जब बनानी आ जाए तो जो मर्जी जैसे बनाएं। तो लैब का जो एक्सेस रहेगा वो लैब का एक्सेस जब तक आपका कोर्स चलेगा तब तक रहेगा। तो पोलो ऑल्टो सैटरडे संडे में अगर करते हैं तो सैटरडे एंड संडे में पोलो ऑल्टो अगर आप करते हैं तो आपको 2 महीने तो लगने ही लगने, प्लस भी लग सकता है। 2 महीने तो 2 महीने तो लग ही जाने हैं, कभी कभी 2.5 महीने भी लग जाता है, 2.5 मंथ, क्योंकि कैरिकुलम अच्छा खासा है, कम नहीं, टू मच कैरिकुलम है। तो सैटरडे संडे में आप कर सकते हैं। वीकडेज में करना चाहते हैं तो वहाँ पे 1.5 मंथ में ख़त्म हो जाएगा कैरिकुलम। तो जो वीडियो का जो एक्सेस है वो तो रहेगा 7-8 महीने, या जो भी आमिर सर से आपकी बातचीत होगी वीडियो का एक्सेस तो रहेगा। लेकिन लैब का एक्सेस जो है केवल तभी तक रहेगा जब तक आपका बैच चलेगा, क्योंकि लैब के ऊपर बहुत सारा लोड है। बहुत सारी लैब रेंटल जा रही हैं, बहुत सारे आपके पास स्टूडेंट हैं। तो अगर आपको कंटिन्यू देते रहें तो फिर दूसरे लोग कौन से बैच में करेंगे। तो हाँ, जैसे कि ऑफिस में आते थे फिजिकली आप लैब करते थे आके, तो आपका बैच जब तक चलता था तब तक आप लैब आके कर लिया करते थे। अब आपका बैच सैटरडे संडे, लेकिन मंडे टू फ्राइडे तो आप खाली हैं ना भाई, बैच करने के लिए नहीं आ रहे, लैब खुली पड़ी है, आप उसमें ऑनलाइन कर सकते हैं सारा का सारा। चूंकि ऑनलाइन ही हो रहा है तो आप जो है लैब को कोशिश करें जैसे कराया जाए हाथ की हाथ उसको लैब को भी परफॉर्म करते रहें। तो लैब का टाइम पीरियड जो है, जो आपके आवर्स हैं उसके क्या नाम है क्लास के, उन्हीं में रहेगा आपके पास। और जब तक वो आपके पास 2 महीने तक बैच चलेगा, 2 महीने तक आपके पास 24/7 2 महीने तक लैब का एक्सेस आपके पास रहेगा।
दिन रात रहेगा, आप उसको एक्सेस करें। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है एनी डेस्क दें और फिर डिस्कशन करें कहाँ पर आ रही है। कोई सवाल किसी ने पूछना हो तो भाई पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग आमिर सर से कांटेक्ट करें। बैच को कब फॉर्म करना है वो आप देखें, क्योंकि हमारे पास ये 6 to 8 का जो स्लॉट है, अभी एक तो ये स्लॉट खाली है सैटरडे संडे में, और दूसरा स्लॉट 9 से लेके मॉर्निंग में 11 खाली है। ये 2 स्लॉट्स हमारे पास खाली हैं। यहाँ पे भी बैच शुरू हो सकता है, यहाँ पे भी शुरू हो सकता है। 8 से 10 का अनाउंसमेंट CCNA का किया गया है। अगर वो नहीं कोई बैच बनता है तो ये भी खाली होगा, क्योंकि रमजानों के बाद से, फास्ट के बाद से दोबारा से बैच जो है शुरू किए जा रहे हैं। तो नंबर मैंने आपको दे दिया है आमिर सर का, 9910111641। यहाँ पे आमिर सर को कॉल करके पता, एक जिसमें बुक। क्वेश्चन था सर कि मैं तो सिस्टम साइड से हूँ, तो मैंने नेटवर्क का CCNA तक का नॉलेज है, तो उससे ज्यादा चाहिए, उससे हो जाए? देखो जी, ऐसा है कि अगर मैं भी वैसे ही प्रोफेशनल होता, आपने शायद देर से ज्वाइन किया, पता नहीं पहले किया, तो मैं भी कहता जी आप कर लोगे, आपसे अच्छा इंसान तो कोई है ही नहीं। इसलिए मैंने क्लास को शुरू करने से पहले ये सारी चीज़ें बता दी कि कौन सी चीज़ एनए में पढ़ी है हमने, कौन सी एनपी में हमने पढ़ी है। अगर आपको ये लगता है कि आपने वो कभी पढ़ा ही नहीं, वो कभी किया ही नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है अपना टाइम खराब करना और अपने पैसे खराब करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपके 15,000 रुपये लेके कितने दिन तक मैं बैठा रहूंगा, कितने दिन में चला सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ गया। अगर मैं कह ऐसे दूं, आपने जितना डेमो भी मतलब दिखाया है, वो सारा अंडर मतलब समझ में आया, और जो आपने क्वेरी भी किया वो भी समझ। नहीं वो तो अभी सिर्फ वही कॉन्सेप्ट किया है ना, ओवर से होता क्या है करके तो नहीं दिखाया ना कुछ भी। ठीक है ना, आप पीवीआर, अगर आपको उधर CCNA में कोई कॉन्सेप्ट, आपको CCNA की नेटिंग नहीं, CCNA का ACL नहीं आता, CCNA के अंदर प्रोटोकॉल्स लगाने नहीं आते, अब अगर मैं वहां जाकर लगाऊंगा तो मैं टिक टिक तो कर दूंगा, लेकिन आप कहोगे जी आ कैसे गया? तो एटलीस्ट एनए तो मजबूत हो ना। जनरली तो हम ये रिकमेंड यही करते हैं कि बंदे ने CCNP खुद कर रखा हो, या किसी से, या सेल्फली कर रखा हो, या कहीं से पढ़ रखा हो। अगर वो नहीं है तो एटलीस्ट एनए इतना तो हो कि 10 नंबर का एनए दिया जाए तो आपको जी मुझे 8 नंबर CCNA के मिल रहे हैं अपने आप में, तो फिर हमारे लिए अच्छा है। अदरवाइज तो एक बंदा भी स्लो होता है बैच में, सारे ही स्लो हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना सारे लोगों को? मुझे कोई बिल्कुल दिक्कत थोड़ी है, 10-9 लोग क्लास के अंदर है, सारे पेमेंट जमा कर दो, क्लास कर लो, क्या दिक्कत है? लेकिन आधे से छोड़ के भाग जाओ, आधे पैसे अगर आप अब छोड़ के भागे तो जाहिर सी बात है आधा टाइम मैंने भी आपको दिया, तो फिर मैं क्यों आधी पेमेंट वापस करूंगा आपकी भी? जाहिर सी बात है ना, आप एक डीड साइन कर रहे हो कि हम 10 लोग ज्वाइन कर रहे हैं बैच के अंदर, अब उसमें से आप 8 दिन के बाद 5-6 लोग निकल जाओ, फिर 2 लोग रह जाओ, तो मेरा तो आप लॉस कर रहे हो ना फिर। तो बेटर है, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो कीजिए इसको। मैंने सारा इसलिए कैरिकुलम आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया, क्या क्या हमने पढ़ना है, कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे एनए में होती है, कहाँ कहाँ पे एनपी में होती है, और कैसे हमने करना है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं करने के लिए वो अपना टोकन मनी जमा करें और बैच को बुक करें, कल से बैच शुरू कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ओके। को ऐसा लगता है कि भाई बड़ा मुश्किल ना हो जाए तो एक काम करें, आधी पेमेंट जमा ना करके एटलीस्ट 1/3 जमा कर दें, 1/4 जमा कर दें, कल की डेमोस्ट्रेशन क्लास लें दोबारा से फिलोलॉजिक की, और देखें अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। लेकिन अब जी सारी क्लास सबको फ्री में ही देते रहे तो फिर हम करेंगे क्या भाई? ये तो सोचने वाली बात है। जी। तो आप आमिर सर से पता कर लीजिए, जो भी लोग करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, अगर 2 बंदे भी क्लास में शुरू होना चाहते हैं तो आई कैन स्टार्ट दी बैच, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके। हर एक ने अपना बिजनेस करना है, हर एक बंदा खाली तो बैठेगा नहीं ना। हम्म। ठीक है जी, तो आमिर सर से बात कर ओके। लीजिए। कल जो टॉपिक शुरू करेंगे वो टॉपिक जो रहेगा वो इस फ्लो लॉजिक पे रहेगा कि ये कैसे वर्कआउट करेगा, सारा का सारा कैसे काम करेंगे इसके ऊपर। ट्रैफिक आएगा तो ये सारे जो फंक्शन है इसको पढ़ने में हमें तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे। तो कल का टॉपिक इसी पे होगा। कमिंग सैटरडे के अंदर हम लैब की तरफ प्रोसीड करेंगे। बेसिकली सारा जो ये प्रोसेस है ये टोटल सिलेबस है। जोन के बारे में यहाँ पर मौजूद है, पॉलिस नेट के बारे में यहाँ पर मौजूद है, पोर्ट प्रोटोकॉल के यहाँ पर मौजूद है, ये डिक्रिप्शन पॉलिसी हो गई, ये एप्लीकेशन आईडी के बारे में हो गया, ये पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में हो गया, ये वो प्रोफाइल हो गए जो एंटीवायरस है या एंटी स्पैम है या यूआरएल फिल्टरिंग है। ठीक है, तो ये सारा का सारा बेसिकली पूरा आप कह सकते हो कि पूरा जो फिलोलॉजिक है ये एक लैब है टोटल। तो ये इसको समझने के लिए, पूरा समझने के लिए तो 2 महीने चाहिए, लेकिन
एक नज़र में देखने के लिए कल ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा क्या क्या हो रहा है, तो जैसे आगे आगे बढ़ते रहेंगे अंडरस्टैंडिंग सारा का सारा होता रहेगा। ठीक है जी। तो लैब आपके पास ये रहेगी सारी की सारी, लैब का जो आपके पास जो एक्सेस रहेगा यहाँ से रहेगा। पहले हम आपको करके दिखाएंगे, रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, फिर उसी से लैब को आप अपने, क्योंकि होता क्या है, एक चीज़ और हमें देखने में आती है, क्योंकि जो सर्वर है उसको अगर हम आपको देते हैं तो उसका एक जो कंट्रोल है वो हमारे पास भी रहता है। हमें ये पता होता है कौन सा बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। देखा ये जाता है कि जब से ऑनलाइन का जो कॉन्सेप्ट हुआ है शुरू, हर एक बंदा के दिल के लिए 2 घंटा निकालना बड़ा टफ टफ टास्क है, और फिर वो अलग से फिर लैब भी करे प्रैक्टिस के लिए, और घर पे बैठ के कर रहे हैं तो घर पे बहुत सारे काम लगे रहते हैं। तो हम अक्सर ये देखते हैं कि 50% ही लोग लैब करते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मेरी क्लास करने के बाद अगर आपने क्लास कर लिया, क्लास में तो समझ में आ गया, लेकिन क्या आपने अपने हाथ से किया? अगर आप अपने हाथ से नहीं कर रहे हैं तो फिर काम नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। अपने हाथ से जब टास्क करते हैं तो समझ में आना शुरू होता है कहाँ पर गलती कर रहे हैं कहाँ गलती नहीं कर रहे हैं। मेरे पढ़ाने से तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ करके दिख, जो मैंने बोला मैंने करके दिखा दिया, वेरीफाई हो गया। तो इससे आपने क्या सीखा? क्या आप उसको वेरीफाई कर किया आपने? क्या आपने उसको कॉन्फ़िगरेशन किया? 50% स्टूडेंट जो है लैब ही नहीं करते हैं। तो जब लैब नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? फिर आप भूल जाएंगे। तो रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं सिंसियरिटी से पढ़ें, और लैब भी हाथ के हाथ करते रहे, क्योंकि 24/7 लैब हमने ओपन कर दिया है। ठीक है जी। तो जो लोग बाद में आए हैं, कौन कौन बाद में आया है, आई डोंट नो किनके कौन कौन बाद में आए हुए हैं। मेरा इंट्रोडक्शन उनके पास नहीं होगा, मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पे खोल देता हूँ अपना भाई। सर एक क्वेश्चन था छोटा सा। जी फरमाएं। सर जैसे आपने बोला कि हमें हमारे पास रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस रहेगा, तो जी सर हम वो रिकॉर्डिंग्स आप ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको नहीं, फर्दर रेफरेंसेस के लिए? डाउनलोड नहीं होगी। ठीक है। अब मेरी बात सुने कि जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो जी। पहले तो उनको ये इल्म होना चाहिए कि ये जो फील्ड है आईटी की, नेटवर्क सिक्योरिटी की, इसमें अब स्टेबिलिटी नहीं है। मैंने 2002 से इस फील्ड में कदम रखना शुरू किया, 2002 से। तो उस टाइम पर मैंने देखा कि 2012 तक राउट, स्विच, बीजीपी, एमपीएलएस, ये वो पेपर्स थे जिनको मास्टर पेपर कहा जाता था, या क्यूएस। उसके बाद से इतनी तेजी से चेंज हुआ है, और जब से ये कोविड हुआ है, कोविड के बाद से इतनी तेजी से चेंजेस हो रहे हैं कि आपने अगर किसी कोर्स को 6 महीने के बाद कोई नया कोर्स चूज नहीं किया, यानी 6 महीने में एक कोर्स को आपने अडॉप्ट नहीं किया ढंग से, और उसी में आपने 2 साल लगा दिए, तो फिर अगला कोर्स क्या करेंगे? 2005 में सीसीएनए अगर आपको आता था तो 35K की नौकरी तो आपको लग जाती थी। आज की डेट में क्या पॉसिबल है ऐसे? क्या सीसीएनए के बेस पर नौकरी लग सकती है आज की डेट में? नहीं सर। नहीं सर। नहीं, आज की डेट में मल्टी वेंडर चाहिए। पहले अगर आपको राउटिंग स्विचिंग आ रही है तो बहुत बड़ा एक तोप हो जाया करती थी। किसी को बीजीपी आता है तो एक बहुत बड़ा मास्टर होता था। बीजीपी का सेपरेटली एक पेपर होता था भाई, मैंने खुद क्वालिफाई किया बीजी के पेपर 2012 के अंदर। बीजीपी के अंदर तकरीबन मैंने 350 वीडियोस बनाए हैं, जिसको पढ़ाने में, जिसको वीडियो से अगर आप पढ़ते हो तो 6 महीने आपको पढ़ते पढ़ते लग जाएंगे। इतना बड़ा पोर्टल मैंने बना कर, दुनिया में सबसे ज्यादा वीडियो बीजीपी के मेरे पास है। बीजीपी के सबसे ज्यादा वीडियो मैंने स्केच किया। लेकिन आज की डेट में ये सारी चीजें अब वैल्यूएबल नहीं रही हैं, क्योंकि अब सब क्या हो रहा है, अब ग्राफिकली मोड में हम जाते चले जा रहे हैं। तो ग्राफिकली मोड में जाने से क्या हो रहा है कि आपको उस पे जाने की जरूरत नहीं है कि बैकएंड में क्या हो रहा है। आप सीधा सा चले जाते हैं सिर्फ उसके ऊपर, बटन के ऊपर। अब यहाँ पे जो मैंने तकरीबन वीजीपी के वीडियो बनाए, कितने वीडियो बनाए, 297 तो ये वीडियोस रहे, और बाकी आपके पास वीडियोस दूसरे पोर्टल में रहे। तो बहुत सारे वीडियोस आपके पास बने हुए हैं, फिर आपके पास इधर इतने वीडियोस अलग रहे, हर एक के अंदर मल्टीपल वीडियोस है। इसी तरीके से एमपीएलएस, एक टाइम था कि एमपीएलएस जो है 2012, 13, 14, 15 के अंदर मैक्सिमम बैचेस एमपीएलएस के होते थे। अब एमपीएलएस भी धीरे धीरे निकलता जा रहा है, एसडी1 की तरफ मूव कर रहे हैं, एज ए ट्रांसपोर्ट की तरह यूज किया जा रहा है। तो अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, आप चाहेंगे भाई पोलो ऑल्टो ही मैं जो है 2 साल तक पढ़ता रहूं वीडियो रिकॉर्ड करते करते, तो भाई ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारे देने से कुछ नहीं होगा। ये गलतियां हमने भी 2005 में की थी। 2005 में एक हमने तोशिबा की 1 टेराबाइट की, 2005 में
तोशिबा की 1 टेराबाइट की मैंने एक हार्ड डिस्क मंगाई थी, उसकी अलग से एक पावर सप्लाई होती थी, वो अभी भी रखी है, काम कर रही है। और उसमें 2005 में जो बुक्स डाउनलोड की थी, डाउनलोड कर लें वीडियो और पढ़ेंगे, तो वो कभी वक्त नहीं आता है। बात समझ में आ रही है आपको? जो चीज़ पढ़नी है, हमने ये प्रिविलेज दे रखा है स्टूडेंट को जो हमारे एनसीबी में पढ़ते हैं, कि एक आपने 2 महीने का कोर्स ये किया, आपको लैब भी एक्सेस दिया गया, वीडियो का एक्सेस भी दिया गया, और वीडियो का एक्सेस 5 6 7 8 9 महीने तक जो भी आमिर सर से बात कर लीजिए, जितने दिन का भी दे रहे हैं, आगे भी बढ़ा दिया जाता है, वो आमिर सर से बात कर लें, वो दे दिया गया। अब अगर किसी को ऐसा होता है कि भाई मुझे सर एक चीज जो है समझ नहीं आ पा रही है पोलो ऑल्टो में, लेट से एचए का मुझे एक्टिव एक्टिव समझ नहीं आ रहा है, तो क्या मैं दूसरा बैच ज्वाइन कर सकता हूँ? आंसर इज यस। अगर ऐसे मान के चल रहे हैं कि एक वीक डेज में बैच चल रहा है मेरे पास पोलो ऑल्टो का, एक वीकेंड में चल रहा है, तो आप अपनी पूरी पेमेंट जमा कर दें, पोलो ऑल्टो की 15,000 रुपये। अब आपकी मर्जी है कि आप इस बैच में ही बैठते रहें, उस पर ही बैठते रहें, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि आपने अगर कोई चीज़ यहाँ पढ़ ली तो दूसरे बैच में खामोश होकर बैठें, क्योंकि वो स्टार्टिंग में और आप पढ़ चुके हैं, तो आप मल्टीपल बैच में बैठ सकते हैं। ये फीचर आपको कोई दूसरा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करता। उसका रीजन इज दैट वहाँ पे हर बैच के ट्रेनर अलग अलग होते हैं। यहाँ पे फायदा ये है कि हर एक बैच का ट्रेनर मैं ही हूँ। तो आप मल्टीपल बैच में एनरोल करना चाहते हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने विद इन द ईयर 1 साल के अंदर अगर दोबारा पोलो ऑल्टो को रिकॉल करना है, विद इन द ईयर 1 साल के अंदर, आपने आज फीस जमा कर दी, कल से बैच शुरू हो गया, 2 महीने में बैच खत्म हो गया, अब आप चाहते हो मैं इस कोर्स को ब्रशअप करना चाहता हूँ अनवर सर के साथ ही, वीडियो तो है ही मेरे पास, तो आप 1 साल के अंदर अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रिकॉल कर सकते हैं। ये फीचर भी दूसरा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करता, या करता है कोई? हाँ जी, नहीं करता। नहीं करता है। ठीक है जी, तो सिर्फ यही हमारा तरीका है पढ़ाने का, जो वैसे जिस तरीके से बोल रहे हैं वैसे ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है जी। ठीक है सर। फिलोलॉजिक का जो वीडियो है वो आप नेट पे जाके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और कल जो फिलोलॉजिक होगा वहाँ से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप यूट्यूब में चले जाएं, अनवर आलम एनसीपी पोलो ऑल्टो फिलोलॉजिक, तो यहाँ से आपको अगर आप जाते हैं तो फिलो LOGIC लॉजिक, यहाँ से भी रात में पढ़ लेंगे, कल मैं पढ़ा दूंगा तो और फायदा हो जाएगा। फिलोलॉजिक एनसीपी अनवर, तो यहाँ पे फिलोलॉजिक एनसीपी अनवर में आप चले जाएंगे तो ये फिलोलॉजिक यहाँ पर भी है आपके पास, यहाँ से आप पढ़ लीजिए। ठीक है ना, फिलोलॉजिक के बहुत सारे वीडियोस आपके पास मिल जाएंगे, ये भी फिलोलॉजिक का मौजूद है, ये भी फिलोलॉजिक का मौजूद है। तो जो भी आप ओपन करना चाहते हैं वो आप ओपन कर लीजिए वहाँ से। तो यहाँ से फिलोलॉजिक को ओपन कर लीजिए, कुछ वीडियो ट्रायल वीडियो हमने डाल रखे हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। बाकी पूरा चैनल हमारे पास ये, जहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हर एक डोमेन की पड़ी हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं क्या पढ़ाने का तरीका है। ऐसा तो नहीं है कि भाई कि उसको हमारे को एक ही डोमेन में नॉलेज है बाकी में नहीं है, तो वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्कशन किया यहाँ पर कि ठीक है जी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब में जाके फिलोलॉजिक एनसीपी अनवर के नाम से। बाकी कल फिलोलॉजिक हम पढ़ाएंगे। बाकी जो इंटरेस्टेड हैं वो अपना पेमेंट जमा करके बैच को बुक कर दें, ताकि इसमें दूसरा कोई हम बैच ना लें और कल से फिर पोलो ऑल्टो शुरू कर दें। जी सर। ठीक है जी। बाकी लोगों से इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया है, कौन कौन थे? आबिद खान साहब कौन है भाई? सर मैं आबिद मक्का से। अच्छा, मक्का से आप, ठीक है। अलीशा कौन है? बाकी तो सारे नीलकंठ कृष्णा स्वामी। चलिए फिलहाल जो भी करना चाहते हैं, नंबर मैंने दे दिया है, 9910111641। आमिर सर से कांटेक्ट कर लीजिए जो भी इंटरेस्टेड हैं करने के लिए। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।